नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में पंकज सूर्यवंशी सिंह जी मौजूद हुए हैं, जो निवेश के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि निवेश हमें कब और कहां पर करना चाहिए, निवेश में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और निवेश के कितने माध्यम हमारे बीच में उपलब्ध हैं। निवेश बचत करना बड़ा आसान है और निवेश करना उतना ही जटिल है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमसे सजीव जुड़ सकते हैं। हमारा प्रोग्राम लाइव है और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जो स्क्रीन पर है। आप इससे जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049 जी। इन नंबरों से जो है आप हमसे संपर्क करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए पंकज जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि निवेश एक बड़ा जटिल शब्द है। कहने में तो हम बड़ी आसानी से और बड़े सरलता से निवेश बोल जाते हैं, लेकिन बचत के बाद बचत करना हम लोगों के लिए बहुत आसान है। जैसा कि हमारे बचपन से ही हमको बचत की बहुत सारी विधाएं सिखाई जाती हैं। बचपन से ही हमें एक गुल्लक दे दिया जाता है, उसमें हम अपनी मिली हुई छोटी छोटी पॉकेट मनी जो बहुत कम मात्रा में मिलती है उससे भी हम बचत करते हैं। लेकिन उसका सही डिप्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, कहाँ पर हमें उसे निवेश करना चाहिए, ये एक जटिल समस्या हमारे सामने बना रहता है। बिल्कुल सही। तो फाइनेंशियल मार्केट में, ये जो फाइनेंशियल मार्केट आप लोग कहते हैं, उसमें निवेश करने की कितने माध्यम उपलब्ध हैं जहाँ पर हम जाकर के निवेश कर सकते हैं? थैंक यू अतुल जी, बहुत सही आपने पूछा कि निवेश लोग कहाँ पे करें। जी जी। तो आजकल हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में लोग धीरे से अब इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। डीमेट अकाउंट्स की हम बात करें तो लोग धीरे धीरे अब अवेयर हो रहे हैं फाइनेंशियल सेविंग मार्केट अकाउंट, आरडी अकाउंट के अलावा जो भी है लोग अब निवेश डीमैट अकाउंट की बात जानना कर जा रहे हैं। जी जी। और इसी में अगर हम जानें कि फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, ईटीएफ हैं और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमारे निवेश के अच्छे माध्यम हो सकते हैं, जहां हम निवेश करके इन्फ्लेशन के ऊपर भी रिटर्न पा सकते हैं। शेयर मार्केट में, जैसे कि आपने कहा स्टॉक मार्केट, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या तरीका होता है, रोड मैप क्या होता है कि एक जो लेमैन है वो शेयर मार्केट में किस तरह से निवेशित हो सकता है? देखिए, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक में अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो सेविंग अकाउंट खोला जाता है जी। वैसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो कि आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास या बैंक्स के थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहां आपको अपने बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ या बैंक की कोई डिटेल, और वहां आपका डीमेट अकाउंट ओपन तो ये डीमेट अकाउंट, जैसे हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं वैसे ही हम स्टॉक वहां पर खरीद करके रख सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने डीमेट अकाउंट में आप अपने बैंक के अकाउंट के थ्रू आप अपने शेयर परचेज और शेयर सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात जी। तो ये जो स्टॉक्स हम लोग खरीदते हैं, अब उसकी जानकारी क्या रहता है कि देखिए, अगर देखा जाए जैसा कि 12 करोड़ के लगभग जो है अपने डीमेट अकाउंट हैं और उसमें एक्टिव 4 करोड़ के आसपास जो है अकाउंट है, तो क्या ये सारे के सारे उस फाइनेंशियल मार्केट के जानकार होते हैं या ये अनट्रेंडम जाकर के परचेस कर लेते हैं? देखिए, ये अभी तो लोग सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। तो लोग अभी धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं, जो कि कुछ अपनी रिसर्च भी कर रहे हैं, कुछ टीवी के माध्यम से, कुछ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू। तो मेरी भी यही सही सलाह है कि आप अगर अभी जानकार नहीं हैं, धीरे धीरे आप निवेश करना चालू करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जानकारी लेकर ही आप निवेश करना चालू करें। तो हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जिससे वो सावधानी रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, और सावधानी ज़रूर रखना चाहिए। और हर किसी को पहले तो अपनी खुद की भी स्टडी करनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ खरीदने मार्केट में भी जा रहे हैं तो आप 10 प्रकार से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ तो आपका एक वेल्थ क्रिएशन का माध्यम है। निवेश जो है वो आपका वेल्थ क्रिएशन का जरिया है। तो यहाँ तो आपको और सावधानी रखनी चाहिए अपने फाइनेंशियल हेल्प के लिए। जी जी। तो यहाँ आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को इम्प्लेक्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और भी ये सब चीज़ ग्लोबली कनेक्टेड है स्टॉक मार्केट। जी जी। तो मतलब कंपनी जी, हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी नमस्कार।
नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। नमस्ते। जी नमस्कार मैं सर। चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हमें किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए, तब जमा करना चाहिए कि ऐसे ही हमें रिस्क ले करके ही जमा करना चाहिए? इनका प्रश्न बड़ा लेमैन सा है जी। कि क्या हमें जानकारी लेकर के निवेश करना चाहिए म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट निवेश कर लेना चाहिए? नंद कुमार जी, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट नहीं, आप किसी पहले वित्तीय सलाहकार की मदद लें और उनके थ्रू ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। जहां भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप सलाह लें, वो आपको सही सलाह दे जैसा पाएंगे। कि अपन अभी चर्चा कर भी रहे थे कि म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, दोनों में हमें जो है अगर जानकारी है तब तो अच्छी बात है, और अगर जानकारी नहीं है तो हमें एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है सही समय का आकलन करना, मार्केट के सर्कमस्टांसेस को समझना, ये बड़ा कम्बरसम सिस्टम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हाँ, हो जाता है difficult कि हो जाता है एक मार्केट की व्यक्ति के लिए। टाइमिंग करना जी, कि जी। आप कब एंटर करें कब एग्जिट करें। तो बहुत उसके लिए बहुत अच्छा जरिया है कि आप वित्तीय सलाहकार की मदद हमेशा ले लें। जी। और वित्तीय सलाहकार की मदद के अलावा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पॉपुलराइज्ड होती है, दैट इज कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन का होना कंपलसरी है, जी। तभी जाकर के आप जो है सही तरीके से जो है पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं जिससे वो समझ सकें। देखिए, निवेश में हमेशा जोखिम हमेशा इन्वॉल्व रहता है। जहाँ रिस्क है, आपको वहीं रिटर्न भी return है। आपको ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी वहाँ इन्वॉल्व है। जी जी तो डाइवर्सिफिकेशन आपको ये एक सुविधा देता है कि आप जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कुछ आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कुछ आप रियल इस्टेट के लिए आप अगर रख रहे हैं अपने घर के लिए, कुछ गवर्नमेंट की बॉन्ड्स की योजनाएं चलती हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जहां आपको एक इंटरेस्ट इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम मिलती है। तो ये आपका एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है वेल्थ क्रिएशन के लिए डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, बहुत मतलब जरूरी कहीं पर आपको जो है फिक्स इनकम प्राप्त हो, कहीं पर आपको स्पेकुलेटिव इन्कम प्राप्त हो, बिल्कुल। तो ये जो दोनों का बैलेंस होता है तो वो आपको एक हैंडसम देता है रिटर्न, जो आपको इन्फ्लेशन से ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो आपने बताया, तो ये म्यूचुअल फंड में किस तरह से उपयोगी होता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट तो एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात करता है, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे ये डाइवर्सिफिकेशन करता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए म्यूचुअल फंड में भी हम डायरेक्टली एक इक्विटी फंड्स होते हैं, कुछ डेट फंड्स भी होते हैं, कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड में भी है। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते इक्विटी में, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी को भी ले सकते हैं और आप डेट सिक्योरिटीज या डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है म्यूचुअल फंड में भी बहुत उपयोगी हो जाता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ऐसे कई ऑप्शंस, जैसे इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि मुझे एक फिक्स इनकम मिलती रहे जी, और हमारा पैसा जो है सुरक्षित भी रहे। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं क्या? देखिए, आजकल लोग एफडी, आरडी और इन सब के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो एफडी, आरडी को भी बीट करते हुए रिटर्न देते हैं। जी जी। जैसे कि अभी हमने डेट म्यूचुअल फंड्स की बात की, जहां फिक्स इनकम है 7.5 से 8%, 8.5% तक के इंटरेस्ट रेट के आपके पास डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, जी जी, जो कि एफडी, आरडी से भी बढ़ के आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो आपके लिए वो सिक्योर्ड भी हैं और आपका निवेश का रिटर्न भी उसके कंपेयर में अच्छा मिलता है। अगर एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड को ऑब्जर्व करना चाहे या म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है कि मैंने सही लिया या अच्छा नहीं लिया या मुझे और कुछ लेना चाहिए था? बिल्कुल सही है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप जानना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में मैं कैसे रिटर्न को कैलकुलेट करूं, तो उसका सबसे अच्छा जरिया यही है कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बने रहें। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी का लिया है, तो वो आपको एक समय के बाद रिटर्न अच्छा देगा। उसकी एक ही जरिया है कि आप लॉन्ग टर्म आप बने रहें, निवेशित रहें। बिल्कुल। अच्छा, ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा आपने कहा कि अगर कोई निवेशक इन तीनों को एक ही स्कीम में पाना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आजकल म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ला रही हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बिनेशन। तो मल्टी कैप फंड्स भी आ चुके हैं कि यहाँ आपको तीनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के पोर्शंस मिलते हैं। कुछ पार्ट में मिलते हैं, पर ये आपको डाइवर्सिफिकेशन भी देता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी।
तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि अगर म्यूचुअल फंड में आप जाते हो तो आपके पास एक अच्छी समझ नहीं है फाइनेंशियल मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, तो उसमें जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहाँ पर आप जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए अलग अलग विधाएं न लेकर के आप एक ही स्कीम में जाकर के निवेश करके इन सारे टाइप के स्टॉक्स ले सकते हैं। बिल्कुल, और जो कि आपके रिटर्न को बहुत अच्छा करेंगे और पोर्टफोलियो को भी बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिजनेसमैन जिनको कि बहुत एक लंबे समय के लिए, आपने कहा कि लंबे समय तक निवेशित रहना ज़रूरी है जी। लेकिन बिजनेसमैन बहुत लंबे समय तक अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में या कहीं भी ब्लॉक नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें मार्केट का लाभ भी मिले। जी। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? लंबे समय तक निवेश रहने का मतलब 10 साल 20 साल तो है, पर आप 3 साल 5 साल के लिए भी निवेश करते हैं तो भी आपको ये रिटर्न मिल सकते हैं अच्छे। अगर कोई बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि मुझे 6 महीने में पैसा मिले तो मार्केट वहाँ थोड़ा रिस्की हो जाता है। फिर उसके लिए आप या तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डेट फंड्स हैं, वहाँ आप निवेश कर सकते हैं। लिक्विड फंड वगैरह, लिक्विड फंड्स हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। जी। बहुत अच्छी बात। तो देखिए दर्शकों, आप ध्यान दीजिएगा कि हर तरह की कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड के पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अगर वो लंबे समय तक निवेशित रहना चाहता है तो इक्विटी स्टॉक्स में चला जाए। अगर वो जो है कम समय के लिए निवेशित रहना चाहता है तो डेट फंड वगैरह में दे दे, इन्वेस्टमेंट कर ले। और अगर वो ये चाहता है कि नहीं मुझे कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो जैसा आपने कहा लिक्विड फंड, अल्ट्रा लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स ये अवेलेबल है मार्केट में, जिनमें बिजनेसमैन वगैरह जिनके पास बहुत कम समय के लिए पैसा रुकना चाहता है या रोकते हैं वो लोग, तो वो वहाँ पर भी जाकर के निवेशित होकर के फ़ायदा उठा सकते हैं मार्केट का। बहुत अच्छी बात। तो ये तो लॉन्ग, आपने जैसा कि बताया कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म सभी के लिए ऐसे ऑप्शंस हैं। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट, अब जैसे देखिए सभी निवेशक बिजनेसमैन तो नहीं होते, बिल्कुल, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रुकने के लिए भी तैयार हैं। तो अब उनको वेल्थ क्रिएशन के लिए आप क्या मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप लॉन्ग टर्म कोई भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक गोल होता है सर्टेन। अगर मेरा कोई 5 साल का गोल है, मेरा 10 साल का गोल है, तो ये गोल डिफाइन रहते हैं। तो आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से करिए। SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट करिए, तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की भी जानकारी रहेगी और वहाँ भी आपका फंड बैलेंस रहेगा। तो वो 5 साल 10 साल जिस गोल के लिए आपने निवेश किया है वो आपका पूरा होगा। तो ये क्या कंपलसरी है कि हमें सिप के माध्यम से ही जाना चाहिए? कुछ ऐसे भी निवेशक होंगे जिनके पास इकट्ठा पैसा हो, बार बार हर महीने पैसा नहीं आ सकता, उनके लिए फिर क्या होगा? बिल्कुल सही कि अगर किसी कोई को लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो लमसम के लिए आप मार्केट की टाइमिंग मत देखिए जी। कि अगर आज मार्केट आपको लग रहा है कि ऑल टाइम हाई पे है तो आप मार्केट की टाइमिंग मत देखिए, आप मार्केट में निवेश जरूर करिए। तो मार्केट आपको रिटर्न साल दर साल बढ़ के देगा ही देगा। पर आप अगर ये सोचें कि नहीं मैं नीचे मार्केट गिरे तब निवेश करूं, तो ये निवेश का सही माध्यम नहीं है। अच्छा, जैसे अभी पिछले 1.5 सालों में देखा गया कि मार्केट एक लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है जी। 18,800 का जो हाई बनाया था उससे वो आगे नहीं जा पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि लमसम पैसा लगा देना उचित होगा? 1.5 साल से जो है कोई रिटर्न नहीं मिला। देखिए, निवेश के लिए हमेशा लंबे समय की पहले तो जरूरी रहती है कि लंबे समय तक आप निवेशित रहें तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। मार्केट हमेशा टाइमिंग को देखता है कि मार्केट कुछ समय के लिए रेंज बाउंड है, कुछ समय के लिए कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट नहीं चल रहा है, तो मार्केट एक सर्टेन रेंज बाउंड पे रहता है। हम पर अगर पुराना रिकॉर्ड भी देखें कि मार्केट जब 1000 से शुरुआत हुई थी, आज 18,000 है, तो आने वाले समय में निफ्टी या जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 50,000 भी जाएगा। तो आगे चल के आपके निवेश की रकम बढ़नी ही है, बस आप उसको टाइमिंग मत देखिए जी। टाइमिंग देख करके जो है निवेश, लमसम निवेश है और लंबे समय तक रोक सकते हैं, तो आप इमीडिएट निवेश कर सकते हैं। आप जैसे एक बाजार विशेषज्ञ के कारण आप आने वाले समय में मार्केट को कैसे देख रहे हैं? मार्केट आने वाले समय में भी बहुत अच्छा चलेगा और जैसे कि पास्ट रिकॉर्ड्स हम देखते हैं कि मार्केट ने हमेशा 12-15% CAGR रिटर्न दिया है ईयर ऑन ईयर जब से मार्केट की शुरुआत हुई है जी। तो आने वाले समय में भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट
हर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से ऊपर बढ़कर ही रिटर्न देगा, आपकी वेल्थ को क्रिएट करेगा, आपकी जो इन्फ्लेशन के माध्यम से जो आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, इन्फ्लेशन को डिफीट करने के लिए आप कौन से एवेन्यू सजेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में? जी, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे फंड्स हैं, आप प्योर इक्विटी में, हाइब्रिड फंड्स में भी जा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड ही अगर आपको लग रहा है कि मैं मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कैसे करूं, तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा सकते हैं। आप वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं जहां आपको वो म्यूचुअल फंड सही सजेस्ट करें। और आप म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, आजकल ETF हैं, इंडेक्स फंड हैं, जहां आप निवेश करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। हमारे एक दर्शक हमसे जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, अमित खन्ना जी भोपाल से, कि अगर एक लंबे समय तक हमने डीमैट अकाउंट ऑपरेट नहीं किया तो वो बंद पड़ा हुआ है, अब उसकी सिचुएशन जानना या उसकी पोजीशन जानना और उसमें फिर वापस से अगर वो जो है खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। अगर आपने लंबे समय तक पहले आपने निवेश किया, फिर आपको लगा कि आप कहीं निवेश नहीं कर पाए, तो जो आपका डीमैट अकाउंट है वो एक इनऑपरेटिव मोड में चला जाता है। अब आपको अगर फिर से निवेश करना है तो आप अपने जिस जगह से आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया, स्टॉक ब्रोकर या बैंक के थ्रू, आप वहाँ जाइए और आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप सबमिट करके फिर से आप अपने अकाउंट को ऑपरेटिव करा सकते हैं। तो अमित जी, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा कि डीमैट अकाउंट अगर इनएक्टिव हो चुका है तो उसमें आप थोड़े से पेपर वर्क और अपने जो सहयोगी हैं उनसे संपर्क करके KYC के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जो है उसे वापस से एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और आती है एसेट एलोकेशन। जी, म्यूचुअल फंड में या एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते समय एसेट एलोकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वेल्थ क्रिएशन के लिए, उसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने रिसेंट डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ आप डिफरेंट टाइप आपके अमाउंट को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन भी यही है कि आप अपनी एसेट्स को अगर पूरा फाइनेंशियल मार्केट में भी लगा रहे हैं तो कुछ आप स्टॉक्स जो सेलेक्ट कर रहे हैं आपके वित्तीय सलाहकार की मदद से उनको परचेज करिए, कुछ आप बॉन्ड्स में निवेश करिए, कुछ आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, कुछ आप ETF में निवेश करिए, कुछ आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो फंड्स हैं उनमें निवेश करिए। तो यहाँ आप अगर एसेट को एलोकेट करते हैं तो ये डाइवर्सिफाई का भी होगा और आपको ये बैलेंस्ड रिटर्न भी मिलेगा। क्या बात है। तो दर्शकों, आपने देखा कि एसेट एलोकेशन ये एक बड़ा फैंसी सा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पोर्टफोलियो बैलेंसिंग में। बिल्कुल सही। पोर्टफोलियो अगर स्ट्रांग बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन में कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होना चाहिए, कुछ जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको सभी जगह का थोड़ा थोड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो अब जैसे हम रियल एस्टेट देखते हैं, अब म्यूचुअल फंड में रियल एस्टेट के भी कुछ ऑप्शंस हैं क्या? कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। पर जैसे कि आप देखते हैं कि रियल एस्टेट में अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, कोई छोटे अमाउंट से हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर यहाँ अगर इस ट्रस्ट के माध्यम से आप जाते हैं तो एक कुछ छोटे अमाउंट से भी आप इनमें निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। और इसी का एक ऑप्शन ETF आता है, वो क्या है और उसमें निवेश करना चाहे अगर कोई निवेशक तो किस प्रकार से निवेश करे? बिल्कुल सही है। और आजकल ये बहुत अच्छा निवेश का माध्यम है जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ETF। जैसे कि आप अगर कोई फिजिकल गोल्ड आप लेने जाते हैं तो फिजिकल गोल्ड आपको मेकिंग चार्ज और ये सब चीज़ों की लगता है उसमें। पर अगर आप ETF के माध्यम से गोल्ड ट्रेडेड फंड्स लेते हैं तो वहाँ आपको जो गोल्ड का प्राइस है डायरेक्ट आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब वो वैल्यू बढ़ती है तो आप डायरेक्ट उसको सेल भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं तो ये एक्सचेंज में ट्रेडेड के लिए अवेलेबल भी हैं। क्या बात है। अगर गोल्ड वगैरह में भी हमारे दर्शक ध्यान से इस बात को समझें कि गोल्ड लेने में आपको सुनार को बहुत सारा प्राइस जो है एज फॉर्म ऑफ डिडक्शन देना पड़ जाता है, तो अगर वहां पे ना खरीद करके फिजिकल गोल्ड ना खरीद करके आप ETF में खरीदते हैं, ETF के माध्यम से अगर खरीदते हैं तो आपका गोल्ड प्राइस भी बढ़ेगा, आपको रियल प्राइस रियल टाइम बेसिस पर उसका कीमत भी मिल जाएगा और आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीजें नहीं मैनेज करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात।
तो कई बार जो है हम इस तरह से देखते हैं कि वेल्थ क्रिएशन में ये तो वो बातें हो गई जिनके माध्यम से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे वेल्थ क्रिएशन के लिए नेगेटिव हैं, जो सावधानियां हमको रखनी चाहिए वेल्थ क्रिएशन करते समय, वो कौन सी होंगी? वेल्थ क्रिएशन करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन। अनुशासन आपके निवेश में हमेशा होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर निवेशक हमेशा डर के मारे ये भूल जाते हैं कि हमें उसमें निवेशित रहना है। स्टॉक मार्केट में बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि लोग जब सामने देखते हैं कि कोई खबर आ गई है, कोई मार्केट गिर सकता है, तो वो सबसे पहले घबरा के अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और मार्केट ने बताया है हर समय कि आप निवेशित रहेंगे तो रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी न्यूज़, किसी भी रूमर में ना जाकर आपको अपने निवेश में बने रहना है, तब आपकी वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छे से होगी। तो मतलब आपका कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक लंबे समय तक निवेशित रहें। बिल्कुल जी। मतलब इसमें सावधानी यही रखी जाए वेल्थ क्रिएशन करते समय कि जल्दी जल्दी हम जो है चर्निंग ना करें। बिल्कुल। आप एक लंबे समय तक, एक लंबे ड्यूरेशन तक कहीं पर स्थिर होकर के इन्वेस्टमेंट करें और उसके रिटर्न के आने की संभावनाएं को या मतलब उसका जो है इंतजार करें। और इससे जो है इसमें ये भी है कि स्टॉक्स को आप जब भी एनालिसिस करें तो हाँ, ये आपको ज़रूरी है कि यहाँ किसी न्यूज़ बेस में किसी कंपनी ने अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको ज़रूर उसमें सावधानी रखनी चाहिए। पर अगर आपने जो निवेश किया है उसको आपको बरकरार रखना है। और अगर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि अगर नीचे गिर रहा है तो थोड़ा और खरीद करके उसकी एवरेजिंग कर लें? हाँ, पर ये देख के कि क्या कंपनी में वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कोई न्यूज़ है, कोई क्वार्टर का रिजल्ट कम आया है, कोई फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट उस कंपनी का कम आया है तो ठीक है, पर ईयर ऑन ईयर वो कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, लेगेसी बहुत अच्छी है, 50-100 सालों से कंपनी काम कर रही है इस देश में, तो वो कभी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगी। होशंगाबाद से कविता सक्सेना जी हमसे एक प्रश्न कर रही हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसमें से निकलते समय हमारे ऊपर कुछ चार्ज लगता है जी। और वो चार्ज कितने समय तक हमें निवेशित रहना चाहिए जिससे हम वो चार्ज ना पे करें, या म्यूचुअल फंड से निकलने का हमें उचित समय कैसे पता चलेगा, ये भी जानना चाहती हैं। दो चीजें हैं उनकी। ठीक है। एक तो निकलते समय कौन सा चार्ज लगेगा और हम कब निकले म्यूचुअल फंड से वो सही समय होगा, ये कहाँ से जानकारी प्राप्त करें? ठीक है, जैसे कि आपने पूछा कि निवेश करने के बाद म्यूचुअल फंड में कब तक रहना है, तो देखिए 1 साल तक अगर आप पहले निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगता है। अच्छा। तो आप 1 साल तक तो हमेशा उसमें बने रहें। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कुछ फंड की आपको ज़रूरत है, अगर कोई ओपन एंडेड फंड आपने लिया है तो 1% का चार्ज आपको देना पड़ता है अगर आपने 12 महीने के पहले जो निकलने की सोचते हैं तो। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल उनका ये था कि म्यूचुअल फंड में कब तक बने रहना चाहिए। तो आप तब तक बने रहें जब तक आपने अपने गोल को डिफाइन किया है। आपने अपने गोल को कितने समय के लिए, आपका गोल क्या है, उस समय तक आप बने रहिए। मतलब जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक जो है पैसा वहां पे निवेशित रखें। देखिए, इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब कोई मेरी जरूरत होती, कोई गोल मेरा डिफाइन होता है। बिना गोल के आप कोई चीज पा भी नहीं पाएंगे। आप वो निवेश उस माध्यम से कर भी नहीं पाएंगे जिस गोल को आपको पाना है। बहुत अच्छी बात। तो पंकज जी, चलते चलते हम अपने दर्शकों के लिए आपसे क्या मैसेज मिलेगा जिससे वो निवेश करें और फायदा कमाएं भविष्य में? मैं सभी दर्शकों से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप निवेशित रहें। निवेश के जरिए फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप डरे नहीं। लोगों के प्रति जो भय फैला हुआ है कि स्टॉक मार्केट हमेशा गैम्बलिंग में हो जाता है या लॉस दे देता है, उस चीज़ों को आप नकारें। स्टॉक मार्केट ने, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, जहां आपकी एक्चुअल वेल्थ क्रिएट होगी। बहुत अच्छा। आप इन्फ्लेशन को बीट करने वाला अगर आप एक्चुअल रिटर्न चाह रहे हैं तो वो आपको स्टॉक मार्केट में जरूर मिलेगा। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इसमें आप जरूर और लंबे समय तक के लिए निवेशित रहिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी निवेश से संबंधित। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि निवेश करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। बचत करना बहुत आसान है, निवेश एक कम्बरसम प्रोसेस है।
ये बड़ा जटिल समस्या होती है एक निवेशक के सामने कि वो पैसा कब और कहाँ पर निवेशित करे। जैसा कि हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे प्रश्न भी किया कि हम कब पैसा निकालें। जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तब आप जो है उस पैसे को निकाल लें, या आपको ज़रूरत आ गई है उस पैसे को बिल्कुल निकालें। ऐसा नहीं कि आपको उस समय भी पैसे को ब्लॉक रखना है। निवेश ऐसा होना चाहिए जो आपकी समस्याओं को कम करे, आपके स्ट्रेस को कम करे और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको दे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हमारे एक्सपर्ट ने अपने डिस्कशन के दौरान विस्तार से बताया, और बाकी जानकारियों के लिए आप अपने सलाहकार से संपर्क करें। नज़दीकी बैंक की शाखाओं में जाकर के वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, वहाँ पर जाकर के आप इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम अगले अंक में आपसे और भी ढेर सारी बातों पर जो है चर्चा करेंगे जो आपको निवेश करने में सहायक होंगी। नमस्कार, हमें आज्ञा दें।